एक बूढ़े मौलवी साहब होते हैं जिनकी उम्र तकरीबन 55 साल के आसपास होती है। और वो अपने घर में यानी कि अपनी झोपड़ी में वो बहुत ही एक खटिया पर लेटे हुए आराम कर रहे थे। और तभी अचानक से ऐसा होता है कि एक कलेक्टर साहिबा की गाड़ी उनके घर के ठीक सामने आकर के रुकती है। और रुकने के बाद वो कलेक्टर साहिबा जैसे ही दौड़ती हुई उस झोपड़ी के अंदर आती हुई दिखती हैं। तो वो मौलवी साहब जैसे ही इस चीज़ को देखते हैं तो वो तुरंत भाँप जाते हैं कि शायद कोई आया हुआ है। उसके बाद वो झट से अपनी चारपाई से उठ करके वो बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद वो लड़की जो होती है, जो आईएएस ऑफ़िसर होती है यानी कि कलेक्टर होती है, वो आकर के उनके पैर छूती है और कहती है कि अब्बू मैं आ गई। दोस्तों उसके बाद वो जो मौलवी साहब होते हैं क्योंकि वो काफ़ी बुज़ुर्ग थे, तो वो कहते हैं कि बेटी तू कौन है और तेरा मुझसे क्या रिश्ता है, तू मुझे अब्बू क्यों कह रही है। दोस्तों उसके बाद वो लड़की जो होती है कलेक्टर साहिबा, वो इस चीज़ को बताती है कि अब्बू आप शायद मुझको भूल गए हैं, लेकिन मैं आपको नहीं भूली हूँ। मैं वही हूँ अंजलि जो आपके पास रहा करती थी। दोस्तों जैसे ही वो उसका नाम सुनते हैं, सुनने के बाद उनकी आंखों में अचानक से बहुत ज़्यादा आंसू आ जाते हैं। और आने के बाद वो उसको जो है अपने गले लगा लेते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। दोस्तों उसके बाद वो पूरी अपनी आपबीती बताती है। उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होने के बाद दोस्तों ये मामला जो है ऐसे ही चलता रहता है। उसके बाद दोस्तों वहाँ पे जितने भी आस-पड़ोस के लोग थे, तो क्योंकि उसके साथ में गार्ड वगैरह भी थी और पुलिस वगैरह भी थे, तो जो आस-पड़ोस को ले लोग थे वो भी देखने के लिए भीड़ काफ़ी इकट्ठा हो जाती है कि आखिर इस कलेक्टर साहिबा का इस मौलवी साहब से क्या रिश्ता है। ये दोस्तों यही जानने की कोशिश करेंगे इस पूरी कहानी के ज़रिए। इस कहानी में आप हमारे साथ ही अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों आदाब, नमस्कार, मैं शादाब खान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कहानी को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना जो है अनुभव ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों चलते हैं सीधे कहानी की तरफ। दोस्तों ये कहानी दरअसल बिहार की है। बिहार में एक पति-पत्नी रहा करते थे, जिनका नाम रमेश था और उनकी बीवी का नाम शीला था। ये दोनों लोग आपस में बहुत ही प्यार-मोहब्बत से रहा करते थे। और ये तभी कुछ ऐसा होता है कि शादी के तकरीबन 2-3 महीने के बाद कुछ ऐसा होता है कि इनकी जो है गोद भराई होती है। यानी कि वो जो बीवी जो शीला होती है, वो प्रेग्नेंट थी और वो गर्भवती हो गई थी। तो जब गर्भवती होने के बाद उनके घर में अचानक से कुछ खुशियों का माहौल आता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो लोग इंतज़ार भी कर रहे थे, तो दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और घर में एक खुशी का माहौल होता है और वो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय करते हैं, क्योंकि वो लोग काफ़ी टाइम से एक सपना संजोए हुए रखे थे कि घर में कोई औलाद आएगी। दोस्तों इस तरीके से घर में एक औलाद बढ़ने वाली थी, यानी कि एक वारिस आने वाला था, तो उसकी तैयारियां ज़ोर-शोरों से चल रही थी। तभी जो है जब टाइम पूरा होता है यानी कि डिलीवरी का टाइम जब पूरा होता है, तो दोस्तों अचानक से उसके पेट में दर्द होती है और वो उसका पति जो होता है शीला का, वो उसको ले ले जाकर के रमेश उसको एक हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। और एडमिट कराने के बाद दोस्तों उसकी डिलीवरी जब होती है, तो डिलीवरी के दौरान ही यानी कि बच्चे को जन्म देने के दौरान ही वो जच्चा की मौत हो जाती है और बच्चा बच जाता है। उसके बाद दोस्तों वो जो डॉक्टर साहब होते हैं वो आते हैं और रमेश से आकर के कहते हैं कि सॉरी जो है आपकी बीवी को हम नहीं बचा पाए हैं और बच्चा जो है वो बच्चा बच गया है और जच्चा का देहांत हो गया है। इसके बाद वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन वो करता भी तो क्या करता, क्योंकि कुदरत को जितना मंजूर होता है वही हो करके रहता है। तो दोस्तों इस बात पर वो ज़्यादा पछतावा नहीं करता है, लेकिन फिर वो डॉक्टर साहब से पूछता है कि आखिर ये तो बता दीजिए कि बच्चा जो है लड़का हुआ है या लड़की हुई है। तो डॉक्टर साहब उसको ये बात पूरी तरीके से बताते हैं कि दरअसल आपके लड़की हुई है। उसके बाद दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होने के बाद वो क्योंकि गम भी था, तो इसलिए वो अपनी पत्नी की डेड बॉडी को घर ले जा करके उसका अंतिम संस्कार करते हैं। और अंतिम संस्कार करने के बाद वो अपना पूरा का पूरा ध्यान वो उस अपनी बेटी पर लगाते हैं, जो जिस बेटी की अभी जल्द ही में पैदाइश हुई थी। दोस्तों उसकी जो है पूरे लालन-पालन में कोई कमी वो नहीं छोड़ते हैं और वो अपनी दूसरी शादी भी नहीं करते हैं रमेश, क्योंकि उनको सिर्फ़ यही चाहत थी कि किसी भी तरीके से अपनी इस बेटी को पढ़ा-लिखा करके एक जो है बड़ा अधिकारी बना सकें और इसके लालन-पालन में कोई किसी भी तरीके की कोई कमी ना आए, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। इसलिए वो उसको जो है पढ़ाना-लिखाना चाहते थे, इसलिए वो शादी नहीं करना चाहते थे।
दोस्तों वो अपनी पूरी ज़िंदगी वो अपनी बेटी के ऊपर ही लगा देते हैं। और इस तरीके से जैसे ही उसकी धीरे धीरे उम्र बढ़ती है, तीन तीन साल की लगभग वो हो जाती है दोस्तों, उसके बाद वो जो उसके पिताजी रमेश होते हैं वो उसका नाम अंजलि रख देते हैं। और उसके बाद उसका एडमिशन एक अच्छे से स्कूल में करा देते हैं। और वो धीरे धीरे पढ़ती रहती है, वक्त बीतता जाता है दोस्तों, वो हाई स्कूल में आ जाती है। अब हाई स्कूल में उसके पिताजी उसको बहुत ही ज़्यादा हौसला देते हैं कि बेटी तुम बहुत ही ज़्यादा मेहनत से पढ़ाई लिखाई करना, क्योंकि इसके आगे तुमको एक बड़ा ऑफिसर बनना है। दोस्तों वो भी इस चीज़ को बखूबी जानती थी कि मेरे पिताजी ने मेरे ऊपर कितनी ज़्यादा मेहनत की है मुझको पढ़ाने के लिए, मुझको लिखाने के लिए, ताकि मैं उनके बताए हुए रास्तों पर, दिए गए संस्कारों पर आगे मैं बढ़ सकूं और लोगों को न्याय दिला सकूं, इज्जत और सम्मान कर सकूं। इस तरीके का सपना उन जो उसके पिता ने देखा था वो उस सपने को पूरा करना चाहती थी। इसीलिए वो बहुत ही मेहनत और लगन से वो पढ़ाई कर रही थी। दोस्तों तभी कुछ ऐसा होता है कि कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। और जो है एक एक्सीडेंट में उसके पिताजी यानी कि रमेश की मौत हो जाती है। और रमेश की मौत होने के बाद दोस्तों उनकी डेड बॉडी घर पर आती है और आने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार के बाद दोस्तों उस लड़की का यानी कि जो अंजलि थी उसका रो रो कर बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था, क्योंकि वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर मेरे आगे पीछे तो अब कोई नहीं बचा है और किसके साथ मेरी ज़िंदगी जो है कटेगी। इस तरीके की वो सोच सोच रही थी। लेकिन सारे रिश्तेदार वहाँ पे जो चूंकि आए हुए थे, तो वो इस चीज़ को बखूबी समझते थे कि आखिर किसी ना किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेना ही होगा। उसके बाद वो सारे रिश्तेदार आपस में डिसाइड करते हैं कि आखिरकार अंजलि की जिम्मेदारी को कौन लेगा। उसके बाद जो उसकी बुआ होती हैं यानी कि अंजलि की जो बुआ होती हैं वो उसको अपने घर ले जाने के लिए तैयार हो जाती हैं और कहती है कि मैं इसको अपने यहाँ ले जाऊँगी, अच्छी तरीके से इसका लालन पालन और पढ़ाई लिखाई इसकी करवाऊँगी। दोस्तों उसके बाद सारे के सारे रिश्तेदार इस बात पर राज़ी हो जाते हैं कि ठीक है आप इसको लेकर के जाइए। दोस्तों अगले ही दिन उसके जो है बुआ उसकी बुआ उसको लेकर के अपने घर पर चली जाती हैं और जाने के बाद वहाँ पर उसकी अच्छी तरीके से लालन पालन करती हैं। लेकिन कुछ ही समय जैसे ही बीता था दोस्तों उसको मेहमान तरीके से उन्होंने रखा था। उसके बाद में कुछ ही समय बीतने के बाद वो जो है उससे पूरा का पूरा काम लेने लगी थी और उसको भी इस बात का एहसास हो गया था कि हमारी बुआ ने हमको यहाँ पे सिर्फ लालन पालन कराने के लिए या वो हमको पढ़ाने के लिए यहाँ पे नहीं लाया है, बल्कि वो जो है पूरी तरीके से हमारा शोषण कर रही हैं, यानी कि हमसे जो है काम करवाने के लिए हमको यहाँ पर लेकर के आई हैं। लेकिन फिर भी वो इस बात को सोचती है और ऊपर वाले का शुक्र अदा करती है। कहती है चलो रहने के लिए छत और किसी का सहारा और खाना तो कम से कम मिल ही रहा है। तो वो इसी बहाने काम को करती रहती और अपने आप में घुटती रहती। लेकिन वो पढ़ाई में कभी भी पीछे नहीं हटती थी, पढ़ाई में वो बहुत ही ज़्यादा होशियार थी और उसका हाई स्कूल वैसे भी था। तो दोस्तों वो जैसे ही हाई स्कूल का जब रिज़ल्ट आता है तो उसको पता चलता है कि आज रिज़ल्ट आया है। तो वो जब रिज़ल्ट को देखती है तो दोस्तों जब वो अपने रिज़ल्ट को देखती है तो पता चलता है, उसके जो टीचर लोग होते हैं उसको बताते हैं कि तुमने पूरा ज़िला टॉप किया है। दोस्तों उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होने के बाद वो डायरेक्ट अपनी बुआ के पास जाती है और बुआ से कहती है कि बुआ मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में मैंने टॉप किया है और जो है बहुत ही ज़्यादा हमने मेहनत की थी और हमारे पापा का यह सपना भी था कि हम एक जो है बड़े ऑफिसर बन के जो है रूप में काम करें। दोस्तों उसके बाद वो जब ये पूरी बात जो है जब वो अपनी बुआ को बताती है तो बुआ के जो है मानो जो है काटो खून नहीं, क्योंकि वो ये सोचने लगती हैं कि अगर मैं इसको जो है आगे पढ़ाई लिखाई के लिए अगर कहीं और भेज देती हूँ तो इससे फिर काम काज कैसे ले सकूँगी। इस बात का उनको डर कहीं न कहीं अंदर ही अंदर सता रहा था और इसीलिए वो उसको भेजने के लिए राज़ी नहीं होती है और वो उससे कहती है कि अगर तू यहाँ से चली जाएगी तो पढ़ाई-लिखाई में ज़्यादा मशगूल रहेगी, तो फिर इस घर के जो है सारे काम-काज कौन करेगा। दोस्तों उसके बाद वो उन सारी चीज़ों को सहती रहती है और बहुत ज़्यादा उनसे गुज़ारिश करती है, लेकिन उसकी बुआ इस बात को बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं होती हैं और वो कहती हैं कि तुमको पढ़ाई-लिखाई के लिए कहीं नहीं जाना है। दोस्तों उसके बाद वो सोचती है कि हमारी ज़िंदगी यहाँ पर तो इस तरीके से बर्बाद हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो अपना वक्त जो है काट रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि उसकी बुआ और उसकी मौसा जो है एक दिन किसी शादी समारोह में अपने पूरी फैमिली के साथ चले जाते हैं और वो अकेली घर में बचती है। वो जो है इस वक्त को बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसको इस बात का बहुत ही अच्छी तरीके से पता था कि ये वक्त अब दोबारा मुझको नहीं मिलने वाला है। दोस्तों इसके बाद वो इस वक्त का यानी कि इस टाइम का पूरी तरीके से जो है उपयोग करना चाहती थी और वो झट से एक बैग उठाती है और बैग उठाने के बाद वो अपने सारे कपड़े पैक करती है और कपड़े पैक करके घर में ताला लगा करके दोस्तों वहाँ से वो डायरेक्ट जो है पैदल
निकल जाती है एक रेलवे स्टेशन के लिए। और रेलवे स्टेशन पर जा कर के दोस्तों एक ट्रेन जैसे ही रेलवे स्टेशन पर खड़ी होती है, उस ट्रेन पे जा कर के वो बैठ जाती है। और बैठने के बाद दोस्तों उस ट्रेन में तो वो बैठ जाती है, ना उसने टिकट लिया था ना कुछ, क्योंकि उसके पास कुछ पैसे वगैरह भी नहीं थे। लेकिन उसको ये भी नहीं पता था कि हमको आखिर जाना कहाँ है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि कुछ अंदर जो है क्योंकि ट्रेन में थोड़ा सन्नाटा टाइप का था, तो सामने वाली सीट पर एक लड़का बैठा हुआ था और वो लड़का उसको बहुत ही ज़्यादा घूर रहा था। तो उसको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था कि आखिर इस लड़के से हमें कोई परेशानी या कोई दिक्कत ना हो। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि वो जो लड़का सामने बैठा होता है वो अपने कुछ दोस्तों को फ़ोन कर देता है, और जब अगला स्टेशन आता है वहाँ पर ट्रेन रुकती है, तो रुकने के बाद उसमें 3-4 लड़के और आ जाते हैं और उसी सीट पर उसके साथ में आकर के बैठ जाते हैं। और उसके बाद उसके इशारे पर वो उसी को घूरने लगते हैं। इसके बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। डरने के बाद वो अपना बैग उठाती है और तुरंत जो है उस ट्रेन से उतर करके रेलवे स्टेशन पर जाने लगती है। लेकिन तभी वो लड़के उसका पीछा करने लगते हैं और तकरीबन सुबह का टाइम हो गया था, यानी कि 4 से 5 का लगभग सुबह का टाइम हो गया था, यानी कि सुबह हो चुकी थी लगभग। और वो लड़के उसका पीछा करते रहते हैं और वो दौड़ती हुई भागती हुई चली जाती है। तभी एक मुस्लिम मोहल्ले में वो पहुंचती है, जहां पर एक सामने मस्जिद दिखाई दे रही थी। तो उस मस्जिद में एक मौलवी साहब नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे थे अपने घर से। वो रास्ते में ही होते हैं, तभी वो लड़की उनको देख लेती है और उनसे सहारा पाने के लिए वो दौड़ती हुई मस्जिद के अंदर जा कर के घुस जाती है। दोस्तों उसके बाद मौलवी साहब भी अंदर ही होते हैं, तो जैसे ही पहुंचते हैं तो उससे पूछते हैं कि आखिर बेटी क्या दिक्कत है और तेरा नाम क्या है, तो यहाँ पर क्या लेने आई है। दोस्तों उसके बाद वो अपना नाम बताती है और अपनी परेशानी बताती है, और ये भी बताती है कि दरअसल मैं ट्रेन से जा रही थी, लेकिन कुछ लड़कों ने हमारा पीछा कर लिया, इसलिए मैं भागती हुई आपके पास यहाँ इस मस्जिद में चली आई हूँ। दोस्तों उसके बाद वो मौलवी साहब जो होते हैं वो मस्जिद के बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद उन लड़कों को डांट फटकार कर भगा देते हैं। और वो लड़के भी यही सोचते हैं कि यहाँ से भाग चलो, क्योंकि ये मस्जिद में इसने शरण ले ली है और मस्जिद के अंदर कितने लोग हों कोई पता नहीं, वो फिर उनसे हमको मार खाना पड़ जाएगा। इस तरीके से वो सारे के सारे लड़के भाग जाते हैं। अब मौलवी साहब उससे सारी बातें पूछते हैं, तो अपनी पूरी कहानी बताती है कि हमारे साथ क्या क्या बीता था और किस तरीके से हम यहाँ पर भाग करके आए हैं। दोस्तों उसकी इस परेशानी को, उसकी इस मुसीबत को सुन करके वो मौलवी साहब अपने पास उसको रखने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि मौलवी साहब अपनी उस झोपड़ी में अकेले ही रहा करते थे। उनकी उम्र तकरीबन 55 साल के ऊपर हुआ करती थी। तो उसको वो अपने साथ रख लेते हैं और कहते हैं बेटा कि तू जो है अपनी इंटर की पढ़ाई जो है यहीं पर कर ले, और उसके बाद तुझे जो आगे की जो शिक्षा के लिए तुझे बाहर जाना पड़ेगा उसके लिए मैं तेरा इंतज़ाम कर दूंगा। दोस्तों वो 2 साल मौलवी साहब अपने पास उसको रखते हैं, लालन पालन करते हैं उसकी अच्छी तरीके से देखभाल करते हैं और खूब उसको अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। दोस्तों पढ़ाने के बाद वो इंटर में भी जो है वो टॉप करती है, और टॉप करने के बाद वो डांट सबसे पहले खबर अपने मौलवी साहब यानी कि अपने अब्बू को देती है। वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसके बाद वो अपने अब्बू से डिमांड करती है कि अब्बू दरअसल बात ये है कि अब मुझको इसके आगे की पढ़ाई के लिए मुझे शहर जाना होगा। तो दोस्तों वो जो मौलवी साहब होते हैं उसको शहर जाने के लिए कुछ पैसों का इंतज़ाम कर देते हैं और बाकी जो इंतज़ाम होता है वो सब कर देते हैं उसके लिए, अंजलि के लिए। और उससे कहते हैं कि बेटा अगर किसी भी प्रकार की और भी पैसों की दिक्कत हो तो हमें तो इतला करना और मैं तेरे पैसों का इंतज़ाम करवा दूंगा। दोस्तों उसके बाद वो एक ट्रेन में बैठ करके वो दूसरी जगह एक शहर में चली जाती है। तभी वो सोचती है कि अब जो है मौलवी साहब के ऊपर बोझ ना बना जाए, क्योंकि मौलवी साहब भी इस उम्र में हमारे लिए वो क्या इंतज़ाम करेंगे, बेकार में बेचारे परेशान होंगे। उसके बाद वो एक नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकने लगती है। कई जगह पर जाने के बाद वो आखिरकार एक होटल में पहुंचती है, और होटल में भी एक बुजुर्ग उस होटल का मालिक होता है उसके पास वो जाती है। और जाने के बाद वो उससे बातचीत करती है और उससे उनसे जो है पूरा अपना जो है कहानी होती है, पूरी जो हकीकत होती है वो उनके सामने बयान करती है। बयान करने के बाद उस जो होटल का मालिक होता है बुजुर्ग, वो इस बात को बहुत ही बखूबी समझ जाता है और समझने के बाद कहता है कि बेटी जैसे मेरी बेटी है वैसे तू भी मेरी बेटी है, और तू अपनी पढ़ाई को बखूबी जारी रखो। तेरा मैं जो है जो तू कंपटीशन बीट करना चाहती है मैं उस कंपटीशन में तेरा पूरी तरीके से सहयोग करूंगा। और उसके बाद वो अपनी बेटी से भी उसको मिलवाते हैं और उससे कहते हैं कि जो भी तेरा इस होटल में मन करे वो काम तू अपने हिसाब से कर, मैं तेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाऊंगा, और तू पढ़ने के लिए भी, पढ़ाई करने के लिए भी तू अपने आप से टाइम निकाल लेना। दोस्तों उसके बाद वो उस होटल में थोड़ा बहुत जो उसको समझ में आता था वो काम भी करती थी और अपने पढ़ाई लिखाई को भी अंजाम देती थी। इस तरीके से वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई वहीं पर कंप्लीट कर लेती है
और ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जो होटल के मालिक होते हैं वो बुज़ुर्ग, वो उसका खुद ले जा कर के वो एक अच्छे कोचिंग संस्थान में सेंटर करवा जो है एडमिशन करवा देते हैं एक शहर में, और वहीं पर रुक करके वो पढ़ाई लिखाई करने लगती है, और उसका पूरा खर्चा वो होटल के मालिक जो होते हैं बुज़ुर्ग वो दिया करते थे। और इस दौरान उससे बातचीत भी क्या करते थे, उसकी फैसला भी लिया करते थे। इस तरीके से वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके दोस्तों पढ़ाई करती है, और ऐसा होता है कि यूपीएससी एग्ज़ाम जो है वो पूरी तरीके से वो क्वालिफ़ाई कर लेती है, और क्वालिफ़ाई करने के बाद वो जो है ज़िला कलेक्टर बन जाती है। और कलेक्टर बनने के बाद वो सबसे पहले जो है फ़ोन करती है अपने उसी बुज़ुर्ग होटल मालिक को, और उसे कहती है कि पापा मैं जो है कलेक्टर बन गई हूँ। उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, और उसके बाद उसकी ट्रेनिंग चालू होती है। ट्रेनिंग होने के बाद जब उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, तो उसको एक शहर में जो है पोस्टिंग मिल जाती है, उसको सरकारी बंगला मिल जाता है, उसको सरकारी गाड़ी मिल जाती है, सारी सुख सुविधाएं उसको मिल जाती हैं। उसके बाद वो अपने उस होटल मालिक बुजुर्ग के पास फ़ोन करती है कि पापा जो है प्लीज़ आप कभी यहाँ पर टहलने जो है आना। उसके बाद वो कई बार जो है एक दो बार जो है टहलने भी जाते हैं। टहलने जाने के बाद दोस्तों वो अपनी बेटी को भी वहाँ पर लेकर के जाते हैं, और कहते हैं देखो बेटी हो तो ऐसी हो। दोस्तों उसके बाद तभी जो है इन्हीं सब बातें करते हुए अचानक से जो है उसको अंजलि को जो है वो मौलवी साहब की याद आती है, यानी कि अब्बू की याद आती है। तो उससे बिल्कुल भी रहा नहीं जाता है, और वो अपनी उसी सरकारी गाड़ी को उठा करके एक दिन जब छुट्टी पे होती है तो वो जाती है डायरेक्ट उसी गांव में जहाँ पर वो 2 साल रुकी थी, यानी कि मौलवी साहब के पास। तो वो अपने मकान में वो रुकी थी उसी मकान में जाती है, तो देखती है कि वो मकान तो अब नहीं है, लेकिन वहीं पर एक टूटी फूटी झोपड़ी पड़ी हुई है। तो वहाँ पर वो अपनी गाड़ी को रोकती है, और रोकने के बाद दूर से ही, क्योंकि वो मौलवी साहब जो होते हैं वो चारपाई पर लेटे हुए थे, अब वो उनकी उम्र और भी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि वो 8 साल उसको हो गए थे वहाँ से निकले हुए, यानी कि 55 साल तो पहले ही उनकी उम्र थी, और अब उनकी उम्र तकरीबन 63 साल के आसपास हो चुकी थी। काफ़ी ज़्यादा वृद्ध बुजुर्ग हो गए थे वो, अपनी चारपाई पर लेटे हुए थे। तो उनको इस चीज़ की आहट होती है कि शायद कोई आ रहा है। दोस्तों उसके बाद वो झट से अपनी चारपाई से उठ करके अपनी चारपाई पर बैठ जाते हैं, और चारपाई पर जैसे ही बैठते हैं तो वो अंजलि आती है दौड़ती हुई, और उनके पैर छू लेती है। पैर छूने के बाद उनसे कहती है कि अब्बू मैं आ गई, और मैं अब जिला कलेक्टर बन गई हूँ। दोस्तों उसके बाद वो जो मौलवी साहब होते हैं वो हैरत में पड़ जाते हैं कि आखिरकार इसने मेरे पैर कैसे छुआ, और मुझे ये अब्बू कैसे कह रही है। फिर वो उससे पूछते हैं कि आखिर मैं तुम्हारा अब्बू कैसे हूँ। तो वो बताती है कि अब्बू आप, मुझे लगता है कि आप मुझे भूल गए हैं, लेकिन मैं आपको नहीं भूली हूँ, क्योंकि मैं आपके पास 2 साल रुकी हूँ, और आपने पूरी अच्छी तरीके से हमारा लालन पालन किया है, पूरी तरीके से हमारी देखभाल की है, और मैं वही अंजलि हूँ। दोस्तों उसके बाद वो अंजलि का नाम सुन करके इतना ज़्यादा खुश होते हैं, और जब वो बताती है कि हम कलेक्टर बन गए हैं, उसके बाद वो उसको अपने गले से लगा करके बहुत ही ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगते हैं। तभी जो है उसके साथ में जो पुलिस आई थी, और जो उसके सिक्योरिटी गार्ड होते हैं पर्सनल, वो जो है उस झोपड़ी के बाहर ही खड़े थे। तो वहाँ पे जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो सब लोग उनको देखते हैं कि झोपड़ी में आखिरकार इतना बड़ा अधिकारी कौन सा आ गया है। वो सभी लोग जब देखने के लिए आते हैं, और जब वो सभी से अपना तारुफ करवाते हैं मौलवी साहब, तो वो बताती है कि ये दरअसल ये वही अंजलि है जो 2 साल यहाँ पर रुक करके गई है। उसके बाद वो पूरे के गांव मोहल्ले वाले जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और उसको बधाई बधाई भी देते हैं। दोस्तों उसके बाद वो अपने अब्बू से यानी कि मौलवी साहब से कहती है कि मौलवी साहब आपको हमारे साथ में चलना होगा, और वहीं पर रहना होगा। तो वो मौलवी साहब कहते हैं कि बेटा तू मुझे यहीं पर रहने दे, क्योंकि यहाँ पर पड़ोस ही में मस्जिद है, तो यहाँ पर जा कर के नमाज़ पढ़ लेता हूँ, और ऊपर वाले की इबादत भी कर लेता हूँ। लेकिन तभी दोस्तों वो जो है अंजलि जो होती है, वो अंजलि इस बात को कहती है कि अब्बू जान आप इस बात से बिल्कुल भी परेशान ना होइए, और आप मुझे ये मत समझिए कि मैं हिंदू हूँ। जब मैं हिंदू होकर के आप के मुसलमान के घर में रह सकती हूँ, तो आपको मेरे घर में रहने से क्या दिक्कत है। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, और आपको भी कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। आप इन सारी बातों को अब अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और उस कहती है कि हमारा जो बंगला है सरकारी, उसके बगल में भी एक मस्जिद है, तो आप वहाँ पर जा कर के नमाज़ को अदा कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद वो अंजलि नहीं मानती है, और उनको लेकर के अपने घर चली जाती है सरकारी बंगले में, और अच्छी तरीके से उनका लालन पालन करती है, और उनकी देखभाल करती है। तभी उसकी उम्र जो है शादी की हो जाती है, और वो अपने साथ में जो ट्रेनिंग कर रहा होता है उस दौर में, तो वो उसी के रैंक का जो एक आईएएस अधिकारी होता है, वो उससे शादी कर लेती है, और शादी करने से पहले ही वो अपने अब्बू के बारे में उसको सारी बातें बता देती है
कि दरअसल ये मेरे साथ में ही रहते हैं और इनकी भी तुमको देखभाल करनी होगी, तभी मुझसे तुम शादी कर पाओगे। वो इस बात से पूरी तरीके से राज़ी हो जाता है, फिर वो शादी कर लेता है, वो शादी के बंधन में बंध जाता है और उनकी पूरी तरीके से वो देखभाल किया करता है। वो वहीं पर रुक करके मौलवी साहब नमाज़ को पढ़ते थे। तभी उनके घर में जो भी मिलने के लिए आया करता था, तो वो उस मौलवी साहब को देखता तो हैरत में पड़ जाता है। लेकिन उसके बाद जब वो जो है अंजलि पूरी कहानी को उनके सामने पेश करती है, तो वाक़ई में वो लोग भी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर लड़की हो तो ऐसी हो, इतने संस्कारों वाली। दोस्तों ये थी आज की कहानी। दोस्तों ये आज की कहानी जो है वाक़ई में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। दोस्तों इस कहानी के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में इस बारे में अपनी राय जो है ज़रूर रखिएगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि इन ऐसी कहानियों से जो है कुछ सीख लेने की ज़रूरत है। दोस्तों मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए